बेबी रानी मौर्य ने गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरमीत सिंह को बधाई दी। चीन और पाकिस्तान से जुड़े विषयों में माहिर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में धर्मांतर कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। 24 घंटे में 16 नए संक्रमित और एक भी मौत नहीं। एक्टिव केसों की संख्या 331 तक पहुंची। सरकार चला रही है जागरूकता अभियान। लव जिहाद को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखना आवश्यक। यूपी के तर्ज पर देवभूमि में होगा सख्त धर्मांतर कानून। सीएम ने अधिकारियों को मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बेबी रानी मौर्य ने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब जनरल गुरमीत सिंह की नियुक्ति हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरमीत सिंह को बधाई दी। चीन और पाकिस्तान से जुड़े विषयों में माहिर है गुरमीत सिंह। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। दरअसल इसी के साथ उत्तराखंड में धर्मांतर कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। ये जानकारी सामने आई है। बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है उनके राज्यपाल बनने पर। आपको ये जानकारी दे दें कि गुरमीत सिंह को चीन और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर अहम जानकारियां उनके पास है और उन मुद्दों से जुड़े विषयों पर माहिर हैं। तो बेबी रानी मौर्य आपको बता दें कि दूसरी महिला गवर्नर थी उत्तराखंड की। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले उनका इस्तीफा दिया गया है। अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अब नए राज्यपाल की नियुक्ति हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है उत्तराखंड का। अगर बात बेबी रानी मौर्य की जाए तो एक महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं के लिए तमाम तरह के कार्य किए और अब गुरमीत सिंह की नियुक्ति हुई है उत्तराखंड में नए राज्यपाल के रूप में। उन्हें चीन और पाकिस्तान से जुड़े विषयों में अहम जानकारी है और माहिर भी हैं। और अब उत्तराखंड में धर्मांतर कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, नए राज्यपाल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के। अब उनके द्वारा कई कड़े कदम भी उठाए जाएंगे और साथ ही उत्तराखंड में धर्मांतर कानून को लेकर के पहले से ज्यादा सख्त कानून बनाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई भी दी है गुरमीत सिंह को प्रदेश का नए राज्यपाल बनने के तौर पर। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति कराई है राज्यपाल की और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बधाई दी गई और अब उनके राज्यपाल बनने के बाद उत्तराखंड में धर्मांतर कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। ये जानकारी सामने आई है। बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं की तरफ से बधाई देने का तांता इस वक्त लग गया है। बधाइयां इन्हें दी जा रही है। तमाम उत्तराखंड के मंत्री प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दी जा रही है। कैबिनेट मंत्री की तरफ से बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तो बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बनाए गए। गुरमीत सिंह को चीन और पाकिस्तान से जुड़े विषयों में अहम जानकारी उनके पास है और माहिर बताए जाते हैं चीन और पाकिस्तान से जुड़े विषयों में। अब उत्तराखंड में धर्मांतर कानून को पहले से ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। दरअसल धर्मांतर कानून में देखा जाता है जिहाद के मामले सामने आते हैं, महिलाओं का धर्म पर परिवर्तन कराया जाता है। अब इस मुद्दे पर पहले से ज्यादा सख्त कानून उत्तराखंड में बनाया जाएगा। तो नए राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की नियुक्ति हो गई है। बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी महिला गवर्नर थी उत्तराखंड की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरमीत सिंह को बधाई भी दी है। इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति कराई है।
तो बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आई है उत्तराखंड से। अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये फेरबदल हो गया है। बेबी रानी मौर्य के बाद अब जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते नजर आए हैं और कहर देखा जा रहा है कोरोना वायरस का। उत्तराखंड में बड़ी जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर से जारी है। 24 घंटे में 16 नए संक्रमित और एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि ये राहत भरी खबर है कि एक भी मौत नहीं हुई है। एक्टिव केसों की संख्या 331 तक पहुंच गई है उत्तराखंड में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके लिए। जिस तरीके से कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारता जा रहा है और जो कहर दूसरी लहर के दौरान देखा गया, एक बार फिर वो मंजर ना देखना पड़े, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पिछले 24 घंटे में 16 नए संक्रमित आए हैं और एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है और एक्टिव केसों की संख्या 331 है फिलहाल उत्तराखंड के अंदर। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर को भी देखते हुए सरकार लगातार सतर्क मोड में है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न हो। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, उत्तराखंड में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखा जा रहा है। जमीनी स्तर पर आप क्या हालात देख रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अभी भी डेली के प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन 16 से 17 केस सामने निकल कर आ रहे हैं। यदि 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 16 केस सामने आया है और एक मौत भी हो चुकी है, जो बड़ी ही चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल लगातार चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जो मामले हैं वो उत्तराखंड से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार कोरोना चलता ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार लगातार इसको लेकर सतर्क बनी हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर अपनी नजर बना रहे हैं। तमाम बैठ के वो लगातार कर रहे हैं। यदि वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए भी तमाम तरह के दावे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो अभी भी उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 14 तारीख तक जारी है और जो पाबंदियां वो लगातार जारी हैं। यानी कि यदि बाजारों में देखा जाए तो बाजारों में जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी सामने आ रही है। जी सर। और ये जानकारी भी दीजिएगा कि अब अस्पतालों में कितने प्रबंध आप देख रहे हैं, क्योंकि मौसमी बीमारी भी सामने आ रही है। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, तमाम बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, तो जिसके चलते अब अस्पतालों में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और क्योंकि सभी ओपीडी खोल दी गई हैं। जिस तरीके से पहले कोरोना काल में ओपीडी बंद कर दी गई थी, घरों से ही लोग अपने इलाज करा रहे थे डॉक्टरों से फोन पर सलाह लेकर, लेकिन अब ओपीडी खोल दी गई है तो कहीं ना कहीं भीड़ जरूर बढ़ी है। क्योंकि जिस तरीके से डेंगू भी अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भीड़ जरूर उत्तराखंड के अस्पतालों में बढ़ी है। तो अस्पतालों की व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था के लिए तमाम निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल प्रशासन को दिए हैं। यदि दून अस्पताल की बात करें देहरादून के, तो वहां पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि जो तीसरी लहर है उसको लेकर जरूर सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तमाम वार्ड वहां पर लगाए जा रहे हैं, अलग वार्ड। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तीसरी लहर कहीं ना कहीं बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, तो उसके लिए बच्चों के लिए अलग से वार्ड अस्पतालों में बनाए जा रहे हैं। जी, जागरूकता अभियान सरकार की तरफ से धनराशि चलाया जा रहा है, तो क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? क्या आप देखते हैं हालात? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार लगातार कोरोना को लेकर सतर्क बनी हुई है, तमाम तरह की जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तमाम तरह की जागरूकता जनता के बीच में फैलाने के लिए विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए लोगों में सतर्कता जरूर आई है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों को हम देखते हैं कि सभी लोग मास्क लगाकर जरूर पहुंच रहे हैं। जब बाजारों में जाते हैं तो मास्क जरूर लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। क्योंकि जब भीड़ किसी दुकान पे होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो प्रबंध होने चाहिए दुकानदार की तरफ से, कि जो गोले बनाए गए हैं उन पर लोग खड़े नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी जरूर थोड़ी दिख रही है। क्योंकि लोग लापरवाह बने हैं, लोगों के मन में ये बैठ गया है कि कहीं ना कहीं कोरोना अब चला गया है। लेकिन सरकार लगातार यही अपील कर रही है जनता से कि अभी कोरोना गया नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी,
और ये भी बताइएगा, धनराज की कोविड गाइडलाइन कर्फ्यू अभी भी जारी है, तो इस बीच पाबंदियों का जिक्र करिएगा कि किस तरीके की पाबंदियां अभी भी लागू हैं। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से कोविड कर्फ्यू अभी भी उत्तराखंड में जारी है, तो कहीं ना कहीं उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो नाइट कर्फ्यू है वो पूरी तरीके से पाबंदी लगी है कि कोई भी रात को नहीं घूमेगा। 8 बजे के बाद कोई घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। यदि घूमता हुआ नजर आता है तो उसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं यदि पाबंदी की बात करें तो जिस तरीके से बॉर्डर पर अन्य राज्य से आने वाले यात्री हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो बाहर से अन्य राज्य से उत्तराखंड आएंगे उनको कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो लेकर ही उत्तराखंड आना होगा। यदि वो रिटेस्ट करा सकते हैं और यदि ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी। उत्तराखंड में कोरोना से क्या हालात है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। दरअसल उत्तराखंड सरकार की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाया जाएगा। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया। लव जिहाद को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखना आवश्यक है। यूपी के तर्ज पर देवभूमि में अब धर्मांतरण कानून को और सख्त किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों को मसौदा तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। जिस तरीके से यूपी में देखा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण कानून को सख्त बनाया हुआ है और उसी के तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी लव जिहाद को रोकने के लिए इस कानून को और सख्त किया जाएगा। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इसका मसौदा तैयार किया जाए, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के कार्य उनकी तरफ से किए जा रहे हैं जिनकी मांग उत्तराखंड में उठती रही है। अब लव जिहाद को लेकर बड़ा फैसला उन्होंने ले लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाया जाएगा। यूपी की तर्ज पर इसका मसौदा तैयार किया जाएगा और जिस तरीके से लोग लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण करवाते नजर आते हैं, उसको रोकने के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अब बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। यूपी की तर्ज पर ही देवभूमि में अब सख्त कानून बनाए जाएंगे जिससे लव जिहाद के मामलों में रोक लग सके। लगातार मांग उठती रही है लव जिहाद को लेकर के। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए हैं और ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को और सख्त अब बना दिया जाएगा। यूपी के तर्ज पर ही मसौदा तैयार किया जाएगा। तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं इसका मसौदा तैयार करने के लिए और लव जिहाद को रोकने और धार्मिक स्वतंत्रता बनाए रखना आवश्यक है। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है और अधिकारियों के साथ इस पर बैठक की गई। तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि जिस तरीके से यूपी में लव जिहाद को लेकर के सख्त कानून है, उसी के आधार पर उत्तराखंड में भी सख्त कानून बनाया जाएगा और लव जिहाद को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया। अगर अलग अलग राज्यों का जिक्र करें तो हरियाणा में भी देखा गया था कि लव जिहाद को लेकर किस तरीके से एक बेटी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद तमाम राज्यों में कानून को लेकर के मांग उठने लगी, लव जिहाद को लेकर के मांग उठने लगी, बेटियों के इंसाफ के लिए मांग उठने लगी। अब इसके बाद यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिस तरीके से यूपी में इस कानून को लेकर, धर्मांतरण कानून को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं इसका मसौदा तैयार करने के लिए। अधिकारियों के साथ बातचीत की गई और इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को अब और सख्त बनाया जाएगा। यानी अब उनकी खैर नहीं जो लव जिहाद जैसे मुद्दों को बढ़ावा देते हैं। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में अब धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाया जाएगा, आपके पास क्या अपडेट, क्या इनपुट आ रहा है? देखिए सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो उत्तराखंड के कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ मुस्लिम आबादी की बात करें तो मुस्लिम आबादी काफी तादाद में है और कुछ ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जिसकी आबादी काफी तादाद में धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर धर्म बदलने के जो केसेस हैं धर्मांतरण में
वो धीरे धीरे उत्तराखंड देवभूमि के अंदर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के यूपी के तर्ज पे ही उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार ने भी इस चीज को ध्यान रखते हुए कि आगे इसमें कोई इस तरीके का केस ना आए, इसमें कुछ सख्त कड़े कानून इस तरीके से बनाए जाए कि जो धर्मांतरण के केसेस है इन पे लगाम लग सके। लगातार इसकी मांग उत्तराखंड के अंदर उठ रही थी, जिसको लेकर के जो पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे उनसे भी मांग की गई, लेकिन उनकी मांग को सुना नहीं गया। उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी ने पहल की है और मैं मानता हूँ कि ये काफी सराहनीय पहल है और इससे उत्तराखंड के अंदर जो धर्मांतरण के केसेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन मुझे जिस तरीके से अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस जरूर इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि जो कांग्रेस है वो हमेशा से ही मुस्लिम आबादी और मुस्लिम लोगों की राजनीति करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को जरूर उठाएगा। लेकिन कहीं ना पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते आ रहे हैं कि ये किसी की भी जाति, किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय को किसी भी वर्ग के हनन के लिए ये कानून नहीं बनाया जा रहा है। ये कानून जो बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि जो लोग धर्मांतरण कराते हैं उनके ऊपर लगाम लग सके। संचित, इससे पहले भी इसे लेकर मांग उठती रही, लेकिन इस समय में ये फैसला लेना, क्या ये माना जाए कि 2022 को देखते हुए किया गया है? देखिए सोनिका, बिल्कुल निश्चित रूप से माना जा सकता है कि ये जो फैसला है ये चुनाव को लेकर के ही किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से धीरे धीरे चुनाव पास आ रहे हैं, तो वोटरों को लुभाने का काम दोनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से कर रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। और इसी बीच देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस वक्त चुनाव के अंदर आ गई है, तो कहीं ना कहीं इस बार मुकाबला काफी तीखा होने वाला है, काफी बिल्कुल मुकाबला तीखा होगा। और तमाम मुद्दों को देखते हुए और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब राज्य में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील की है लोगों से। दरअसल सीएम की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार सब्सिडी देगी, ये कहा गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। हिमालय दिवस पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में सीएम ने ये घोषणा की है। चार्जिंग स्टेशन को 2 वर्षों तक घरेलू श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि सीएम ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर दी है और कहा गया है कि चार्जिंग स्टेशनों पर 2 वर्षों तक घरेलू श्रेणी में रखा जाएगा और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार सब्सिडी भी देगी, ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में खरीदे गए पहले 5000 निजी 2 पहिया वाहनों को आपको बता दें कि प्रति वाहन 7500 रुपए और 1000 निजी 4 पहिया वाहनों पर प्रति वाहन 50,000 रुपए का सब्सिडी का लाभ मिलेगा। ये जानकारी सामने आई है। सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद लोगों से अपील कर रहे हैं। दरअसल हिमालय दिवस पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की। पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए उनकी तरफ से ये घोषणा की गई है कि प्रदेश में अगर निजी इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से ऑनलाइन वेबिनार के दौरान। जिस तरीके से पर्यावरण इस वक्त देखा जा रहा है कि कितना नुकसान पर्यावरण को हो रहा है, अब पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा हिमालय दिवस पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में की, जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निजी इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में देखा जा रहा है। हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड राज्य के लिए। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर हरिद्वार, नैनीताल और पंतनगर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा कि मौसम विभाग कह रहा है कि एक बार फिर से तेज बारिश होगी। स्थानीय लोगों के लिए कितनी चुनौती इस वक्त आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए मौसम विभाग ने 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारी से भारी बारिश होने की, और खासकर जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां पे भारी बारिश और भूस्खलन होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और रही बात लोगों के चुनौतियों की, तो ये जो मौसम होता है ये पूरे उत्तराखंड के लिए काफी चुनौती भरा होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जगह जगह भूस्खलन और बरसात की वजह से नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से घरों को नुकसान होता है, बाजारों को नुकसान होता है, और सबसे ज्यादा जो राज्य की जीवन रेखा कही जाती है यानी सड़कों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भारी बारिश होती है भूस्खलन से कई किलोमीटर सड़कें नदियों में समा जाती है और खाइयों में चली जाती है। सोनिका, तो इस तरह से देखिए राज्य के लिए मानसून का मौसम काफी चुनौती भरा होता है। और अभी आपको बता दें कि आज से 3 दिन का जो ऑरेंज अलर्ट जारी है उसके पहले से ही यानी कल शाम से शुरू हुई बरसात का क्रम अभी तक जारी है और लगातार पूरी रात बारिश हुई है। और शहर के देहरादून शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की बहुत सारी सूचनाएं आई हैं, बहुत सारे मकानों को नुकसान पहुंचने की भी सूचनाएं सोनिका आई है। इसके साथ ही जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां से भी सैकड़ों सड़कों के बंद होने की सूचनाएं लगातार आ रही हैं सोनिका। तो जैसे हालात इस वक्त हो रहे हैं धीरेन्द्र, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से कितनी दुरुस्त व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, देखिए रात में जब भारी बारिश हो रही थी तो उसी समय जहाँ जहाँ से जल भराव की सूचनाएं जो कंट्रोल रूम बनाया हुआ नगर निगम ने वहां आ रही थी, तो वहां नगर निगम के लोग पहुंच रहे थे और उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। तो इस तरह से देखिए जो मशीनरी है वो संवेदनशीलता के साथ मौसम से निपटने में लगी हुई है, लेकिन इस मौसमी आपदा का स्वरूप इतना बड़ा होता है कि उससे कम से कम प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से पूरी तरह से 100% राहत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो विभाग भी हैं उनके यहाँ कार्मिकों की कमी है, और कार्मिक है तो उनके प्रशिक्षण की भी बहुत बार कमियां देखी गई है, जिसके चलते उतनी राहत नहीं मिल पाती जितनी कि लोग जितनी बड़ी संख्या में प्रभावित होते हैं। लेकिन जो भी अल्प संसाधन है राज्य सरकार के पास, उसके माध्यम से वो लोगों को मदद करने की पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। धीरेन्द्र, कई सड़कें भी उत्तराखंड में इस वक्त बंद है, कई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है, कैसे आवागमन संभव हो पा रहा है? बिल्कुल सोनिका, देखिए मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है तो जो राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग है और जो राज्य सरकार स्वयं इसका संज्ञान लेती है और लोगों को एडवाइजरी जारी करती है कि इन इलाकों में न जाए जहां पे इस तरह की कोई भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। लेकिन जहां पे इस तरह से सड़कें बंद हो जाती है तो उनके लिए वैकल्पिक मार्ग प्रायः सरकार बनाती है। लेकिन होता क्या है कि पहाड़ों में जो NH है प्रायः उनका जो वैकल्पिक मार्ग होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, वहां पे वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होती, तो बस काम चलने भर का काम वहां पे हो सकता है कि लोग पैदल यात्रा करके अपनी कोई जरूरत की चीजों तक पहुंच सकें, हासिल कर सकें। लेकिन जो बड़े वाहन हैं, मझले वाहन हैं, वो उन वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते। तो इसको लेकर के एक चुनौती रहती है राज्य सरकार के सामने। ठीक है धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड में आफत की बारिश एक बार फिर से देखी जा रही है। लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है। उत्तराखंड में भूस्खलन की घटना से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से लगातार तेज बारिश के बाद भूस्खलन हो रहे हैं, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और जेसीबी नदी में गिरी और कई वाहन मलबे फंसे गए हैं। जेसीबी नदी गिर गई है नदी में और उसी के साथ कई वाहन भी फंस गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आई है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है और जिस तरीके से भूस्खलन लगातार अलग अलग जगहों पर देखा जा रहा है उससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोगों के आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो धीरेन्द्र, आपने सुना कि जिस तरीके से बारिश हो रही है, आफत इस वक्त लोगों के लिए हो गई है, क्या हालात हो गए हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए सोनिका, उत्तराखंड के हालात कम से कम जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के सब जगह एक जैसे हैं। अभी आप देख रही हैं कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। इसके पहले आपने देखा होगा कि 1 सप्ताह पहले किस तरह से ऋषिकेश टिहरी मार्ग के बीच में कितना बड़ा पहाड़ टूट करके गिरा था। और हालांकि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि वह बेहद आम चालू रोड है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में संख्या में ट्रैफिक चलता रहता है। लेकिन सौभाग्यवश उस दिन वहाँ ट्रैफिक उस समय नहीं था जब वो पहाड़ टूट करके गिरा। तो इस तरह से देखें कि पूरे उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, केदारनाथ का इलाका हो, गंगोत्री यमुनोत्री का इलाका हो या बद्रीनाथ का इलाका हो,
वहाँ पे इस मौसम में इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। जेसीबी अगर आप एक साल का डाटा निकाले तो कई लोग और कई जेसीबी इन आपदाओं की चपेट ठीक है में धीरेन्द्र, आकर तमाम के अपनी जानकारी बड़ी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के तरफ से वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से जानकारी सामने आई है कि अब उन्होंने आश्रम गए हैं वो, और वहां जाकर के संतों महासंतों के साथ उन्होंने मुलाकात की और महामंडलेश्वर से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने संतों से सुझाव भी लिए। इस अवसर पर कर्नल ने सभी महात्माओं को केदारनाथ धाम के प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाए गए शिवलिंग और त्रिशूल भेंट किए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल हरिपुला के क्षेत्र में आश्रम में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने संतों महंतों और महामंडलेश्वर से आशीर्वाद लिया। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।